So tiger is seen in that video, and they are thinking, they are saying that tiger population is continuously decreasing because of hunting and because of other activities. So what can be done? They can be kept in national parks, they can be kept in that areas जहाँ पे ये reproduce कर सके. So it is related to the reproduction. They can be placed in the zoo also. जू में अगर कैप्टिव ब्रीडिंग करेंगे इनकी टाइगर्स की, तो इनकी पॉपुलेशन को गिरने से बचाया जा सकता है, इनकी पॉपुलेशन को कम होने से बचाया जा सकता है. इवन किसी भी एनिमल का अगर बहुत ज्यादा एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गया है, वनरेबल है, और उसकी पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए क्या इलाज है? उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराओ, मतलब उसको अंडर प्रोटेक्शन, उसको जू में या पिंजरे में उन दोनों अपोजिट सेक्सेस को रखो, वहां पे ब्रीडिंग कराओ, एंड अपने आप करेंगे वो. एक टाइग्रेस रखोगे, एक टाइगर रखोगे बड़े से पिंजरे में, तो रिप्रोडक्शन होगी, तो उनके नंबर्स बढ़ सकते हैं. तो ऐसे करा जाता है. तो रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन मेंटेन रहती है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म और बनते हैं. तो दैट इज द लर्निंग ऑफ दिस थिंग. ठीक है, आगे देखो वीडियो में क्या होता है. Measures are not taken, soon we may not have any tigers left. How is that possible? Sadly enough, tigers have been hunted down over the last few decades. Many of them don't find partners to reproduce to keep the species alive. I don't really understand. What is reproduction? Yes, Hetzi. I can understand why you are confused. Robos have no need to reproduce because they are created by man. But living organisms on Earth need to reproduce to keep their species alive. It's because of reproduction that you see millions of organisms of the same type. In this lesson, you will learn about the significance of reproduction. At the end of this lesson, so this is also one thing, that significance of reproduction के reproduction से किसी organism की population को बचाया जा सकता है. We can protect any organism population from extinction, खत्म होने से बचाया जा सकता है. you will be able to well-defined environment. Through reproduction, these organisms produce body design features suitable for that environment. For example, रिप्रोडक्शन का दूसरा सिग्निफिकेंस होता है एवोल्यूशन. ठीक है, अपने ऐसे कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म को ज्यादा नेचर में बनाना जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सके. जैसे जिराफ जब बहुत पहले होते थे तो उनकी इतनी लंबी गर्दन नहीं होती थी, पर कुछ जिराफ की लंबी गर्दन थी, कुछ जिराफ की छोटी गर्दन थी, किसी की मीडियम हाइट थी. फिर जब नीचे की घास या लोअर लेवल के प्लांट्स जो घास वाले थे वो सब खत्म होने लग गए, खत्म होने इन द सेंस उनका भी उनको ज्यादा ग्रेस कर लिया गया, क्योंकि हिरन वगैरह भी वहां तक ही खा सकते हैं, और भी पॉपुलेशन है जंगल में जो कि हर्बीवोर्स हैं. तो जब ऐसा हुआ कि पत्ते नहीं बचे मीडियम हाइट के, तो जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वही ज्यादा नंबर में बचते गए लंबी गर्दन वाले जिराफ. और पेड़ भी क्या हो रहे थे, साथ साथ में पेड़ भी इवॉल्व हो रहे थे, पेड़ भी लंबे और लंबे और लंबे पेड़ बन रहे थे. तो साथ साथ में इन्वायरमेंट बदल रहा था, साथ साथ में उन पे डिपेंड होने वाले एनिमल्स की पॉपुलेशन बदल रही थी. तो इस तरीके से जब रिप्रोडक्शन ज्यादा हुआ लंबे वाले जिराफ में, तो अब जिराफ ऐसे ही होते हैं जिनकी और लंबी गर्दन होती है. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का सेकंड सिग्निफिकेंस होता है इवोल्यूशन में. Evolution of organism with good characteristics, with adaptations. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Yes. Now I'm playing the video again. What is the other significance? Let us see. Giraffes developed long legs to eat the leaves growing high up on trees. How do they change their body design on their own? Well, it is a little different from the way we designed you, for sure. The answer lies in variations produced. अगर रोबोट को चेंज करना है, उसका सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा. जैसे वहां रोबोट क्वेश्चन पूछ रहा है
कि कैसे उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो फिर वो बोलता है कि जैसे हम आप तुम्हारे अंदर चेंज लाते हैं, उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आना अलग होता है। तुम्हारा सॉफ्टवेयर तुम्हारा प्रोग्राम है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोग्राम उसका डीएनए है। डीएनए में सारी उसकी कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है। तो जब डीएनए में चेंज आता है तब ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में चेंज आता है, क्योंकि डीएनए ही ऑर्गेनिज्म का सारा कैरेक्टर, सारे फीचर्स बनाता है। समझ में आया? यस मैम। और जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, डीएनए की बात यहाँ इसीलिए भी जरूरी है कि जब मान लो एक सेल रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर अगर एक डीएनए है, ऐसा ट्विस्टेड केबल जैसा होता है डीएनए, सिंगल डीएनए है, वन डीएनए है वन सेल के न्यूक्लियस में, तो वो क्या करेगा, इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करने से पहले वो अपना डीएनए को इंटू 2 करेगा। मतलब डीएनए एक है, जितना भी डीएनए एन, उसको वन डीएनए है 1 into 2 यानी कि डबल करेगा, इट विल डबल इटसेल्फ। तो अब डिवाइड होने से पहले इसका साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाएगा सेल का, इसका न्यूक्लियस का भी अमाउंट बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस में अब एक डीएनए की जगह न्यूक्लियस में अब उसी डीएनए को ओपन करके ही 2 डीएनए बन जाएंगे। आप देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कैसे पेरेंट डीएनए जो है, जो पहले बंद था, बंद होता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, तो वो खुल जाता है। जब वो खुल जाता है तो उस पे यहाँ पर एक नया डीएनए बन जाता है, यहाँ पर एक नया डीएनए बन जाता है। एक डीएनए से कितने डीएनए हो जाते हैं? 2। और अब सेल डिवाइड होता है। जब सेल डिवाइड होता है अब, तो उसके अंदर अब न्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुके होते हैं, और एक एक न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म भी बराबर बढ़ चुका होता है, और एक न्यूक्लियस में अब एक डीएनए चला जाता है, दूसरे न्यूक्लियस में दूसरा डीएनए चला जाता है। तो रेप्लिकेशन के वक्त डीएनए में चेंजेस अगर आ गए तो वो भी सेल्स को भी, इसीलिए बोलते हैं कोई भी जो 2 डॉटर सेल्स होंगे, इट विल फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, और ये दोनों डॉटर सेल्स विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हो सकता है इस वाले पोर्शन में कुछ चेंज आया, हो सकता है या तो इसमें ना आया हो चेंज और इसमें आया हो सेकंड वाले में। तो भले ही ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ, सिंगल डीएनए कॉपी हुआ, बट देयर विल बी कॉपी एरर्स। ठीक है, क्या होंगे इसमें? कॉपी एरर्स होंगे, जिसकी वजह से ये सेल जो होते हैं आइडेंटिकल ना होने की वजह से सिमिलर होते हैं। आइडेंटिकल मतलब होता है कॉपी, जस्ट एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता कोई भी सेल, ठीक है, इट इज सिमिलर, इट इज सिमिलर। ओके, सिमिलर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। और फिर भी इसमें जो होगा सिमिलैरिटी कितनी होगी? 99.9%। इतनी सिमिलैरिटी होगी, बस 0.1% इसमें डिसिमिलर होगा, बिकॉज ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर अगर हमें वेरिएशंस का अमाउंट ज्यादा करना है तो कौन सी रिप्रोडक्शन चाहिए? जहां पे 2 अलग तरीके के सेल फ्यूज हो रहे हैं, इसका अपना खुद का डीएनए है एग का, और दूसरा जो स्पर्म आ रहा है उसका न्यूक्लियस में अपना खुद का डीएनए है। तो जब ऐसी रिप्रोडक्शन होती है, स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है, तो दैट विल बी अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो किस में वेरिएशन ज्यादा होते हैं? Which reproduction has more variations? Tell me. Sexual reproduction. बताओ, कुछ सुन रहे हो तुम लोग? जवाब नहीं दे रहे हो? Am I audible to you? Yes, ma'am. So which reproduction is having more variations? या create more variations? Sexual or asexual? Sexual Because reproduction. the DNA is coming from 2 different organisms. Replication. You must have studied at school about how chromosomes in the nucleus of a cell carry information from parents to the next generation in the form of DNA. Deoxyribonucleic acid molecules. ठीक है, So, तो they have told you the full form also of DNA. What is that? Deoxy, ठीक है, राइबो, डीऑक्सी, डी यहाँ से आया है, डी से, डीऑक्सी से, डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो,
साथ में लिखना है। डीऑक्सीराइबो इज अ सिंगल वर्ड, डीऑक्सीराइबो साथ में लिखना है क्योंकि डी से ही है डीऑक्सीराइबो। एन से न्यूक्लिक, NUCLEIC न्यूक्लिक, एंड ए से एसिड। ठीक है, तो डीएनए ही है, रिप्रोडक्शन के वक्त रेप्लिकेट होता है, डबल होता है। क्लियर? नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस during reproduction is that DNA copy is created. Replication, the DNA is not identically copied. This leads to variations in the DNA. During reproduction, these variations are passed on to the offspring and then to the subsequent generations. Such variations can help a species survive adverse conditions. It is confusing, Sam. Let me explain this with an example. Suppose there was a population of bacteria living in temperate waters and the temperature increases due to global warming. Many of the bacteria would die due to the increased temperature. However, DNA variations in some bacteria might enable them to develop resistance to heat. The DNA of these resistant bacteria are then passed on to its offspring and subsequent generations that resistant bacteria. Seems to be very powerful. Yes, they sure are. So, that's what we mean by survival of the fittest. Exactly. Just like we keep building better models of machines. Each enables living organisms to evolve into stronger beings through DNA variations. This brings us to the end of this lesson on reproduction and its significance. In the next lesson, we will learn about modes of reproduction in organisms. To revisit the key points covered in this lesson, please read the task at the end of this lesson. सो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल एसेक्सुअल टाइप होते हैं, सेल्स भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दीज ऑल वी हैव स्टडीड। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन इज एसेक्सुअल फॉर्म, ब्रेड पे ग्रो करती है, ब्रेड मोल्ड है। प्लांट टिश्यू कल्चर हम लोग कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? फ्लावर का ही था। हमने देखा था फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, carpel in flowering plants is necessary. The sperm forms a part of the male reproductive system. अब ये फीमेल और मेल का रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे प्रोसीड हो रहा है चैप्टर, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही है आफ्टर फ्लावर्स। Forms a part of the female reproductive system. The male reproductive system consists of sections that produce germ cells like sperm, while other sections take up the task of delivering them to the site of fertilization. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जो टेस्टिस है, दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके अंदर स्पर्म्स बनेंगे, एंड बाकी सारे पार्ट्स जो है टेस्टिस के अलावा ये वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस, ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, देन दिस प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, दिस बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, दिस यूरिथ्रा एंड दिस पीनस, ये सारे बाकी सारे जो भी मैंने लेबल किए हैं 1, ठीक है, देन 2, देन 3 प्रोस्टेट, देन 4th बल्बोयूरिथ्रल, and then 5th urethra and 6th penis. These are the transferring we can say transport pathway. sperm बनते तो किसमें है? टेस्टिस में, बट ट्रांसपोर्ट इन्हीं के थ्रू होता है, यानी कि ये वास डिफरेंस है जो ट्यूब टेस्टिस से जाती है, वो वास डिफरेंस होती है, वास डिफरेंस। देन एक ग्लैंड होता है सेमिनल वेसिकल नाम का, this is also releases its own hormones, its own sugars, seminal vesicle। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये एक रास्ता बनाते हैं, एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स हैं ये। प्रोस्टेट ग्लैंड अपना रिलीज करता है सब्सटेंस, ठीक है, उसके भी जो सब्सटेंसेस होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के, वो जैसे शुगर्स हों, कुछ इंजाइम्स हों,
वो प्रॉपर स्पर्म के न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं। देन बल्बोयूरिथ्रल म्यूकस बनाता है। बल्बोयूरिथ्रल क्या बनाता है? बल्बोयूरिथ्रल को काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड। और फिर यूरिथ्रा, लास्ट जो पीनस है या यूरिथ्रा है 6 नंबर का पीनस है, जिसके अंदर ही यूरिथ्रा आ रहा है, जो कि स्पर्म को फाइनली रिलीज करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, इट विल बी रिलीज ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म रिलीज करवाता है, इट रिलीजेस द स्पर्म फॉर द ट्रांसफर करवाना। तो बनते टेस्टिस में है, बट इट विल बी पास्ड फ्रॉम वेरियस अदर ट्यूब्स। ये पूरी ट्यूब्स है जो हेल्प कर रही है ट्रांसपोर्ट में। The germ cells known as sperms are formed in the testes, located outside the abdominal cavity in the scrotum. These sperms have a long tail that helps them move towards the female germ cell. But why does this formation happen outside the abdominal cavity? This is because the sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. But the other obvious question is, how does sperm end up meeting the egg if they are placed somewhere below the abdominal cavity? Like I said earlier, there are a lot of organs in the reproductive system that help sperm to develop and later travel to meet the egg. कैन यू सी कैसे वो ट्यूब से पूरा आ रहा है घूम के, और दूसरे वाले सब्सटेंसेस भी उसमें मिलते जा रहे हैं। सेमिनल वेसिकल अपना रिलीज कर रहा है सब्सटेंस, उसमें प्रोस्टेट अपना भी जूस रिलीज कर देगा, काउपर्स अपना म्यूकस दे देगा, और फिर ये पूरा आएगा पीनस के थ्रू, तब रिलीज होगा। Let me explain this. After the sperms are formed, their development is regulated by the hormone testosterone. स्पर्म तो टेस्टिस में बन रहे हैं, आप देख रहे हो ये बनते जा रहे हैं टेस्टिस के टिश्यूज से। टेस्टिस के अंदर जो टिश्यूज हैं ब्राउन कलर के, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। उन सेल्स में ही एक डिवीजन हो रही है जिसको कहते हैं मियोसिस। ठीक है, मियोसिस क्या कर रही है? स्पर्म मदर सेल्स के क्रोमोसोम नंबर आधे कर रही है। यानी कि अगर मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर 46 हैं, ठीक है, यानी 23 पेयर्स हैं, तो स्पर्म में कितने आएंगे? जो स्पर्म बनेंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर सिर्फ 23 होंगे। ठीक है, ये 46 क्या है? ये 23 इंटू 2 है, मतलब इसमें डबल होते हैं क्रोमोसोम नंबर मदर सेल्स में। तो ये मदर सेल्स कहाँ होते हैं? टेस्टिस में होते हैं। तो टेस्टिस में स्पर्म मदर सेल्स होते हैं जो वो मियोसिस करते हैं, और मियोसिस के बाद जो स्पर्म बनते हैं उनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और फिर वो बन के यहाँ पे से रिलीज होके इस ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू ऊपर जाते हैं। तो ये पूरा रास्ता है। वो तो स्पर्म बनते टेस्टिस में है, और एक और चीज, वो तब बनेंगे, मियोसिस तब एक्टिवेट होगी, और ये सब प्रोसेस तब होगा जब एक हार्मोन तो टेस्टिस के सेल ही रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन होगा। अगर ये हार्मोन होगा तभी स्पर्म बनेंगे, अगर क्योंकि ये जरूरी है स्पर्म बनने के लिए। टेस्टोस्टेरोन ये प्राइमरी मेल हार्मोन कहलाता है। इट इज अ प्राइमरी मेल हार्मोन। क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके। It not only regulates but also helps in the development of the secondary sexual characters. मेल के जो भी बाकी कैरेक्टर होते हैं, जैसे मिस्टैच होना, बियर्ड होना, चेस्ट के सेंटर में हेयर्स होना, और प्यूबिक रीजन पे हेयर्स होना, ये सब क्या है? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं। Leading to puberty, as it is just one tube that connects the glands, the bladder, and the vas deferens. Now, let's move over to the female reproductive system. In females, germ cells develop into eggs inside the ovary. Females are born with a large number of immature eggs. On puberty,
These eggs mature and are responsible for producing some hormones. During puberty, some of these eggs start maturing. Every month, one egg is produced by one of the ovaries. This egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct, also known as fallopian tube. The two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as the uterus. The uterus opens into the vagina through the cervix. How does fertilization take place? Sperm enters through the vaginal passage during sexual intercourse. तो स्पर्म वेजाइना में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पास होते हैं जब मीटिंग होती है एंड देन इट इज गोइंग, इट स्विम्स टिल द फलोपियन ट्यूब। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आने के बाद ये फलोपियन ट्यूब में जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ओवरी ने, यहाँ पे एक ओवरी जैसा स्ट्रक्चर है, उस ओवरी ने एग रिलीज किया हुआ है, ठीक है, एग रिलीज किया हुआ एग यहाँ पे फलोपियन ट्यूब में आ जाता है। दिस प्लेस इज फलोपियन ट्यूब, ठीक है, फलोपियन ट्यूब बोलो या ओविडक्ट बोलो, यहाँ पर एग आया होता है और यहाँ पर फिर स्पर्म भी पहुंच जाता है। दिस विल रीच हेयर एंड देन यहाँ पे फ्यूजन करता है, इट विल फ्यूज हेयर, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन फलोपियन ट्यूब में होती है। वेयर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में कहाँ होती है? फलोपियन ट्यूब में होती है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन आएगा तो योर आंसर विल बी ओविडक्ट या फिर फलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। They then travel upwards and reach the oviduct where they get to meet egg. Fertilization takes place here. After fertilization takes place, the fertilized egg, also known as the zygote, starts dividing and gets implanted in the lining of the ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट फिर एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो फिर यूट्रस में, ये एम्ब्रियो है मतलब यंग ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत ही इसके डेलिकेट्स और लेयर्स बन रही हैं, बॉडी की ऑर्गन बनने लगेंगे धीरे धीरे और ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है यूट्रस की लाइन में, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एंड इम्प्लांटेशन होने के बाद यहाँ प्लासेंटा बन जाता है। प्लासेंटा एक ऐसा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो न्यूट्रिशन देता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेते हुए 9 मंथ के लिए डेवलप होता है एंड 9 मंथ को, इस टाइम पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड के बाद जब फुल डेवलप हो जाता है तो ये यूट्रस से बाहर निकल आता है, जिसको पार्चुरेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। पार्चुरेशन को नॉर्मल टर्म्स में डिलीवरी भी कहते हैं, बेबी डिलीवर होता है, बर्थ होता है, बर्थ ऑफ द बेबी। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so with here we will study in the next class because Prashant sir has given you the link. Now I'm